चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लिखो आज का हेडिंग डालो। कल वाला नहीं भेजे? अच्छा वेब वाला क्या प्रॉब्लम कर रहा है बच्चा, डिस्टर्ब कर रहा है। हेलो 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 हेलो। चलो बच्चे चलो, बातचीत हो रहा है तुम्हारा ज्यादा आज, साउंड बढ़ा भी नहीं सकते। कल क्या वेब बच गया था लिखना, क्या क्या बचा था बोलो ना। सब ने तो लिख लिया, अब जो बच्चा बैठ के नहीं लिख रहे होते तो दिक्कत है बुआ। तुम कैसे लिख लिए? अच्छा मतलब वेव का एम्पलीट्यूड वगैरह नहीं लिखा ये ना। चल कोई बात नहीं, कोई बात, 5 मिनट का काम है, लिख डालो जल्दी में। चलो बच्चा लोग, कल ही ये काम हो गया था लेकिन मुझे लगता है कि भूल भूल गए थे, लिख भेजना ही भूल गए। नहीं सही है, पैर ले क्या देख लेना एक बार। तो बच्चा लोग ये अपने पास एक वेव है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसा वेव है बच्चा? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब यदि ये लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है और इस सभी प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने बनाना है, समझना है। ये देखो बच्चा, ये जो लाइन है इसका क्या नाम रखा जाएगा बोलो? ये सर मीन पोजीशन। कौन सा पोजीशन? मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। उसके बाद ये जो आप सबसे ऊपर वाला पॉइंट देख रहे हो या सबसे नीचे वाला पॉइंट देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलो? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पोजीशन। अब मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलो? मीन और एक्सट्रीम के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को बोला जाता है, क्या बताओ? एम्पलीट्यूड। तो यह है बच्चा एम्पलीट्यूड, इसका क्या नाम है? एम्पलीट्यूड ए। उसके बाद एक साइकिल, एक साइकिल का मतलब यहां से लेके यहां तक यदि आप चलोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं एक साइकिल। हाफ साइकिल इधर है और हाफ साइकिल इधर है। कंप्लीट साइकिल में जितना दूरी आप आगे निकल जाते हो इसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। और इतना दूरी चलने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा टाइम पीरियड। मालूम है ना? तो इसका आधा करोगे तो हाफ साइकिल चलने में कितना दूरी बताओ? लैम्डा बाई 2। टाइम कितना लगेगा? t/2। और हाफ का भी हाफ करोगे तब सर यहां से यहां तक चलेंगे तो t/4 डिस्टेंस चलेंगे और टाइम लगेगा t/4। क्या ये बात सबको मालूम है? तो पहली बात तो बच्चा लोग ये, अब इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ बातों को देखा था। जैसे सबसे पहले क्या था? एम्पलीट्यूड, यही ना? लिख डालो जल्दी में, एम्पलीट्यूड। ये क्या होता है? डायरेक्ट लिखो, द डिस्प्लेसमेंट between mean and extreme position. The displacement between mean and extreme position. The displacement between mean and extreme position. आई बात समझ में नहीं? और यही क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। दूसरा नंबर लिखो, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होगा बच्चा? लैम्डा। एम्पलीट्यूड को किससे डिनोट करते हैं?
कैपिटल ए से, याद है? ये लेमडा। बोलो लेमडा क्या होगा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन ए कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा उसी का नाम रखा जाएगा बच्चा। बोलो क्या? वेवलेंथ, लेमडा। सही है। अगला बोलो क्या था? टाइम पीरियड। साथ में लिखते चले जाओ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? टी से। अब टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन by wave to complete a cycle, और इसी का नाम रखा जाएगा बच्चा टाइम पीरियड। चौथा बताओ। फ्रीक्वेंसी को आप एन से भी लिखते हो, एफ से भी लिखते हो, या म्यू से भी लिखते हो। याद आया? ये उसके बाद क्या होगा बच्चा? बोलो सर। फ्रीक्वेंसी जो होगा वो होगा नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। ये सब चीजें एक बार लिखवा चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे। नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी को 1 बाई टाइम पीरियड के टर्म में भी लिख सकते हो, एन या एफ। इसका फॉर्मूला कितना होता है बच्चा? 1 बाई टाइम पीरियड। और 1 बाई टाइम पीरियड है, इस वजह से इसका जो यूनिट होगा या तो पर सेकेंड होगा, या नहीं तो इसी को हम लोग हर्ज बोलते हैं। याद है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट। टाइम पीरियड का क्या यूनिट होगा? सेकेंड। पांचवा बताओ फ्रीक्वेंसी के बाद, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब आप ओमेगा को जानते हो। बोलो क्या है ओमेगा? सर ओमेगा है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। याद आया? कितना है डेल्टा थीटा बच्चा बताओ? डेल्टा थीटा बोलो ना। बोले सर एक कंप्लीट साइकिल में डेल्टा थीटा जो होगा ये होगा 2 पाई, और कंप्लीट साइकिल का टाइम जो होगा ये टी होगा। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला 2 पाई बाई टी, या 1 बाई टी को आप चाहो तो एफ लिख दोगे तो 2 पाई एन या 2 पाई एफ। ये फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। इसका यूनिट क्या होगा बच्चा? रेडियन पर सेकेंड। आगे छठा नंबर आपने स्पीड पढ़ा था, याद आया? स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। और किसी भी वेव का जो स्पीड होगा, स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। वेव के द्वारा आप देखोगे एक कंप्लीट साइकिल में कितना दूरी चला जाता है? लेमडा। कितना दूरी चला जाता है बच्चा? लेमडा। टाइम कितना लगता है बताओ? बोले सर टाइम लगता है एक कंप्लीट साइकिल में टाइम पीरियड के बराबर। तो v इक्वल टू लेमडा बाई टी। या तो आप ये भी याद रख लोगे तो सही है, या नहीं तो आप इसको ऐसे याद रखो, 1 बाई टी को n लिख दो, ये हो जाएगा n लेमडा। तो v इक्वल टू कितना बच्चा? n इंटू लेमडा। बोला कितना? v इक्वल टू n इंटू लेमडा। ये और नीचे करें, लिख डालो जल्दी में, सब कल ही हो जाना चाहिए था, टाइम पास चल रहा है। अभी तक देखा जाए तो हम लोग ऑप्टिक्स का बेसिक ही पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स को पढ़ने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है, जो इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी तक हम लोग उसी को कलेक्ट कर रहे हैं बच्चा। आगे हम लोगों का क्या काम है?
आगे हम लोग आज ऑप्टिक्स का शुरुआत करेंगे। इसको लिख डालो पहले जल्दी में। हो गया? और ऊपर किया जाए, ये लो। लिख लिया सबने कंप्लीट? आगे बढ़ा जाए बच्चा, चलो आ जाओ। लिखो आज का मुद्दा हमारे, लिखो भाई। आज हम लोग जिस पे बात करने वाले हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है ये। इसको हटा दे, कंफर्म है? कुछ लोग लिख रहे हैं, जल्दी करो बच्चा, जल्दी करो। कंप्लीट? चलो भाई आ जाओ। आज का हेडिंग डालो। यहां से होगा आपके 12th के ऑप्टिक्स का शुरुआत, और ये है रिफ्लेक्शन। क्या बच्चा बोलो? रिफ्लेक्शन। एक्चुअली में रिफ्लेक्शन क्या चीज है? नहीं, आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर रिफ्लेक्शन है तो ये है क्या? क्लास 10th में भी आप लोगों ने एक बार रिफ्लेक्शन पढ़ा था। क्या नाम था बोलो? अरे याद है बच्चा, रिफ्लेक्शन का नाम बताओ। बीच में बोल रहा अपवर्तन है, सही है क्या? तो हेडिंग डाल दो रिफ्लेक्शन। मतलब ये है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चाहो तो आप पूरा लिख देना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन, या सीधा सीधा बात करें तो रिफ्लेक्शन। चलो भैया, लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोग देखते हैं क्या एक्चुअली में होता है ये। अब देखो बच्चा, सबसे पहले शुरुआत हुआ था लाइट के बारे में बातचीत करना, याद है कि भाई साहब एक साइंटिस्ट था न्यूटन। हालांकि उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा कंप्लीट हिस्ट्री, क्योंकि एक क्लास में न्यूटन के बाद की बातें भी बताता हूं तब पर भी एक क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं होता, और उससे पहले भी 4-5 साइंटिस्ट है। सबके बारे में बताएंगे तो पता चलेगा 2 क्लास ऐसे चला गया। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि यदि संभव हो पाए तो एक शॉर्ट वीडियो बना के तुम लोगों को भेज दिया जाए, ठीक है? कम से कम उसको देखोगे, पता तो रहेगा लाइट के बारे में सारा हिस्ट्री क्या है। ये बात। दूसरी बात कि भाई साहब इन्होंने क्या बोला कि यदि कोई लाइट का सोर्स है, यदि कोई लाइट का बच्चा सोर्स है, तो यहां से क्या निकलेगा बताओ? बोले सर यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे। ऐसा नहीं कि एक ही पार्टिकल निकलेगा, बहुत सारा पार्टिकल निकलेगा। अब बहुत सारा पार्टिकल जो निकलेगा वो हमेशा कौन से लाइन पे मोशन करेगा बोलो? स्ट्रेट लाइन पे। कैसा मोशन करेगा बताओ? नहीं पता है क्या? अरे गरीबो बोलो, पता है क्या ये बात? बोले क्या पता है? कि जब कभी भी किसी सोर्स को आप देखोगे तो इस सोर्स से बहुत सारा लाइन बाहर निकलेगा, बहुत सारा रेज बाहर निकलेगा, है कि नहीं? और इसी आधार पे ऑप्टिक्स को पढ़ना थोड़ा सा आसान हो गया। नहीं तो इसके बिना, क्योंकि जब तक ये कौन से रास्ते पे चलता है ये नहीं पता हो तब तक इसका स्टडी करना बड़ा मुश्किल था। जब इसने इस बात को बोला कि लाइट एक्चुअली में हमेशा सीधी रेखा या स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तभी से इसके स्टडी को थोड़ा सा आसानी से समझा जा सकता था। जैसे आप ध्यान से देखो, इन्होंने क्या बोला कि लाइट, न्यूटन ने बोला क्या था? लाइट का कर्पस्कुलर नेचर है, याद है? कर्पस्कुलर थ्योरी इन्होंने दिया, और लाइट के बारे में बोला कि लाइट का है एक पार्टिकल है। पार्टिकल भी कैसा? ये स्फेरिकल है। कैसा बच्चा? स्फेरिकल। तो ये स्फेरिकल पार्टिकल है, और स्फेरिकल नेचर इसका कैसा है बच्चों? इलास्टिक। कैसा नेचर है बताओ ना? इलास्टिक नेचर। अब यदि इलास्टिक है, अब इलास्टिक के लिए एक बात आप मुझे बताओ, यदि कोई बॉल आपको दे दिया जाए और इस बॉल को यदि आप किसी सरफेस पे लाके मारोगे, कुछ वेलोसिटी से इंसिडेंट करवाओगे, तो क्या ये बॉल ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। ये तो आपने भी समझा। इसलिए इन्होंने दुनिया को बताया कि भाई इसका मतलब ये है कि जब भी ये बॉल किसी सरफेस से जाकर टकराएगा तो टकराने के बाद उछल के वापस जरूर आएगा, हाँ कि ना?
और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन एक्चुअली में क्या है, बोले सर रिफ्लेक्शन जब लाइट किसी सरफेस से आके टकराए और टकराने के बाद, बोले ना टकराने के बाद, बोले सर टकराने के बाद कुछ नहीं, पता नहीं क्या लग रहा है, एक तो आवाज का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नहीं हमको नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा, ऊपर से कहीं बीच में लाइट कट गया तो और माहौल ही खराब हो जाएगा। नहीं, हम लोगों ने कोशिश जरूर किया था लेकिन कम लगता है चांस। एक तो आवाज का सबसे ज्यादा मुझे ही प्रॉब्लम हो रही है, आवाज कैसा लग रहा है? नहीं सन्नाटा टाइप, अच्छा लग रहा, बहुत ही बढ़िया, वाह। अब मुझे बताओ रिफ्लेक्शन समझ में आया क्या? जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करता है, जब लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो इंसिडेंट करने के बाद वो टकराने के बाद वापस मुड़ जाता है, हाँ कि ना? और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? लाइट का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि सर इसका मतलब किसी सरफेस से यदि रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ध्यान से देखना भाई, बहुत सारी बातें हैं जो आज हम लोगों को करना है। ये तो सभी बच्चे जानते हैं कि लाइट किसी सरफेस से आके टकराया और टकराने के बाद वापस अपने डायरेक्शन से मुड़ गया और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। ये बस सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन उसके बाद की बातें जो है हम लोगों को समझ में आना जरूरी है। जैसे मान लो जिस सरफेस पे ये टकराया है, जिस सरफेस पे ये टकराया है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सरफेस 100% रिफ्लेक्टिंग ही हो। बोले क्या मतलब है इसका? जिस सरफेस से ये टकराया है, जैसे मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि आपने टॉर्च लिया और ये टॉर्च आपने जलाया दीवार पे, बोलो क्या ये रिफ्लेक्ट करेगा? करेगा थोड़ा बहुत। आप बोलोगे कि सर टॉर्च ले गया और ये जो नीचे वाला ये है ना मैट, इसके ऊपर टॉर्च चला, क्या ये कभी रिफ्लेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, ये हमेशा इस बात पर डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है। सरफेस का नेचर कैसा है? यदि सरफेस रिफ्लेक्टिंग नेचर का है तो वो ज्यादातर रेज को रिफ्लेक्ट करेगा, और यदि सरफेस एब्जॉर्बिंग नेचर का है तो वो ज्यादातर रेज को एब्जॉर्ब करेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर हमेशा इस बात पर डिपेंड करेगा रिफ्लेक्शन कि सरफेस का नेचर कैसा है। ये हो सकता है कि रिफ्लेक्टिंग नेचर का है या हो सकता है एब्जॉर्बिंग नेचर का है। अब यदि कोई लाइट इधर से आके इंसिडेंट किया है और यदि ये रिफ्लेक्टिंग नेचर का है तो इस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट का मतलब ये कभी मत समझना कि इधर से यदि 100% लाइट आया है तो इधर 100% लाइट चला जाएगा। ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है। ऐसा होना कभी भी संभव नहीं है। मतलब क्या कि यदि 100% लाइट इधर आया है तो हो सकता है 90 से 98% या 98 या 99% रेज ही इधर जा पाता है, हाँ कि ना? अब यदि मान लो एब्जॉर्बिंग नेचर का सरफेस है तो सर ये 100% इधर है ना, तो 100% आने के बाद हो सकता है 10 से लेके 20% रेज ही रिफ्लेक्ट हो पाया है, बाकी 80% रेज को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। इसी वजह से बच्चा जब हम अपना शक्ल देखने की कोशिश करते किसी दीवार पे जाके तो हमको अपना शक्ल दीवार पे दिखाई नहीं देता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों से, हमारे शरीर से निकलने वाले जितना भी रेज है वो सारा रेज जाके दीवार से टकराता तो है, लेकिन टकरा के जब वापस आता है, टकरा के जब वापस आता है तो उस सारे रेज को हम लोग देख ही नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि टकरा के वापस सिर्फ 10 से 20% रेज ही आता है, और ये 10% या 20% जो रेज है, दीवार जो देखोगे, किसी वॉल को देखोगे या किसी मैट के सरफेस को देखोगे या किसी कपड़े के सरफेस को देखोगे, किसी बोड़ा वगैरह को देखोगे, तो यदि आप ऐसे नॉर्मल आपको लग रहा है कि एकदम प्लेन है, लेकिन 100% सच में ये प्लेन नहीं है। आप क्या करो, इसको इससे देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से जब आप इसको देखोगे
तो जो सरफेस आपको प्लेन लग रहा था एक्चुअली में ये सरफेस खुरदुरा है। कैसा बताओ? खुरदुरा है। अब यदि मान लो यहां पे ये 10% रेज को रिफ्लेक्ट कर भी रहा है तो ये 10% रेज इधर आया तो है, इधर आया तो है, लेकिन ये टकरा के कोई रेज इधर चला गया तो कोई रेज इधर चला गया तो कोई रेज इधर चला गया। हाँ कि ना? इसलिए आपकी आंखों तक 100% टकराने के बाद रेज पहुंच ही नहीं पाता, और जब तक आपकी आंखों तक पहुंचने वाली रेज की संख्या कम होगा तब तक आप अपना इमेज उसमें देख नहीं पाओगे। तो सर एक बात तो समझ में आ गया कि जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन हमेशा डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सरफेस पे। किस पे डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सरफेस। दो तरीके का हो सकता है, बोलो कौन कौन सा? पहला नंबर रिफ्लेक्टिंग और दूसरा एब्जॉर्बिंग। रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग के बाद यदि आप किसी भी सरफेस की बात करोगे, यदि मान लो 100% आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बात करोगे तो 100% बच्चा रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी का भी नहीं है इस दुनिया में, किसी का भी 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है। लेकिन हो सकता है कि 90 से 95% या 99% तक सरफेस क्या करे, इस रेज को रिफ्लेक्ट कर दे। तो जब 90 या 95, 99% रेज रिफ्लेक्ट होता है तो वहां हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, या 95%, 99% रेज यदि रिफ्रैक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों में अंतर है। रिफ्लेक्ट मतलब टकरा के उसी माध्यम में वापस आएगा, और रिफ्रैक्ट का मतलब टकरा के उस माध्यम के अंदर चला जाएगा दूसरे माध्यम में। हाँ कि ना? यदि मैं रिफ्लेक्ट बोल रहा हूं इसका मतलब मीडियम में कोई चेंज नहीं हुआ, और यदि मैं बोलता हूं रिफ्रैक्शन हुआ है तो इसका मतलब समझ लो मीडियम चेंज हुआ है। तो सर हम लोग रिफ्रैक्शन कब पढ़ते हैं? रिफ्रैक्शन तब पढ़ते हैं यदि 90 से लेके 95, 98% रेज एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है तो वहां हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। और यदि 90 से लेके 95, 98% रेज जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम में वापस आता है, उसी मीडियम में वापस आता है, तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? तो सर ये सरफेस यदि मान लो हो सकता है कि 100% सब सरफेस एब्जॉर्बिंग है, तो ये बात समझ में आ गया। पर यदि सरफेस मान लो 1 मिनट के लिए ये खुरदुरा है, कैसा बच्चा? खुरदुरा है, तो यहां से 100 रेज यदि आया है तो टकराने के बाद कोई रेज इधर तो कोई रेज इधर तो कोई रेज इधर तो कोई रेज इधर। हाँ कि ना? इसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन यदि रेज सरफेस से टकराने के बाद जैसे आया है पैरेलल वापस जाए, कैसे वापस जाए बच्चा? पैरेलल वापस जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। हाँ कि ना? तो ये कहलाता अपना रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सर रेगुलर रिफ्लेक्शन। बोले सर रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए क्या जरूरी है? जब कभी भी आप रेगुलर रिफ्लेक्शन बच्चा करवाना चाहते हो तो इसके लिए कुछ बातें बहुत जरूरी है, जैसे सरफेस आपका पूरा प्लेन हो, और इस दुनिया में 100% प्लेन सरफेस किसी के पास भी नहीं है। 100% प्लेन सरफेस किसी का भी, लेकिन इस दुनिया में अभी तक जो भी चीजें पाया गया उसमें सबसे ज्यादा प्लेन सरफेस मिरर का है। किसका बोलो? इसलिए हम लोग जो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं वो हमेशा मिरर से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? तो आज के बाद यदि मैं बोलूंगा कि बच्चा यहां पे एक सरफेस है, क्या बताओ? एक सरफेस है, इधर से एक लाइट आया, नहीं यहां पे एक सोर्स रखोगे तो आप सोर्स से एक लाइट इधर आया और टकराने के बाद इधर गया, तो आप समझ जाना कि सरफेस पक्का मिरर लिए होंगे सर। हाँ कि ना? ये जो हमने बनाया है ये क्या बनाया है? मिरर। मिरर एक्चुअली में ग्लास का एक टुकड़ा होता है। ग्लास समझते हो ना? कांच, कांच का एक टुकड़ा होता है जिसको एक तरफ से हम लोग रंग देते हैं, मोटा सा, बहुत मोटा सा लेयर होता है रंग का, या इसको सिल्वरिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ मिरर। बात समझ में आया? सिल्वरिंग करने का मतलब होता है या तो इस पे सिल्वर चढ़ाया जाए,
या नहीं तो मोटा मोटा बहुत सारे अलग अलग लेयर्स रंग का चढ़ाया जाए। बात समझ में आया, ताकि ज्यादा से रेज को ये रिफ्लेक्ट कर पाए। तो इसको हम लोग, दो सरफेस हो गया इसके पास, एक तो इधर हो गया सिल्वर सरफेस, हाँ कि ना, और एक इधर हो गया जिसका नाम रखा गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ कि ना। यदि लाइट आप इस सरफेस पे ले जाके इंसिडेंट करवाओगे, इस सरफेस पे डालोगे, तो ये लाइट कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। पर यदि आपको कभी भी रिफ्लेक्शन करवाना हो तो इसके लाइट को कहां डालना पड़ेगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। कहां डालना पड़ेगा बच्चा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। इसलिए आप क्या करो, एक मिरर आपके घरों में होगा नहीं, कभी उसको आप फ्रेम से बाहर निकालो ग्लास को, और जिस तरफ से आप शक्ल देख रहे तो उस तरफ से देखोगे तो दिखेगा। उल्टा करके शक्ल देखो, दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उधर सिल्वर्ड पोर्शन है, इधर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिफ्लेक्शन किधर होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ। तो मिरर के पास दो सरफेस, कौन कौन सा? एक तो सरफेस होगा सिल्वर्ड और दूसरा रिफ्लेक्टिंग। क्या ये बात सभी बच्चे को मालूम पड़ गया? इस तरीके से देखा जाए। अब मेन बातों पे आओ, जब हम लोगों को बात करना फाइनल, बोले क्या फाइनल बात करना है? इतना समझने के बाद हम लोग कुछ बातों को समझ सकते बच्चा। बोले क्या समझ सकते? जैसे मान लो अपने पास एक मिरर है। क्या बच्चा? एक मिरर है। तो ये आज के बाद हम जब कभी भी कोई सरफेस लेंगे तो हमेशा मिरर लेंगे। क्या लेंगे? मिरर। अब इसके बाद आपने क्या किया, एक रेज को मान लो इधर से इंसिडेंट करवा दिया, या नहीं तो उल्टे डायरेक्शन में भी इंसिडेंट करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रेज इधर से आया बच्चा और ये दूसरी तरफ चला गया। बोले दूसरी तरफ चला गया मतलब मान लो कि ये रेज इधर के तरफ चला गया, टकराने के बाद ये रेज क्या किया? इधर के तरफ चला गया। या इधर से आएगा तो इधर के तरफ चला जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि इधर से ये रेज आ रही है और इधर की तरफ जा रही है, हाँ कि ना। तो इस रेज का क्या नाम रखोगे? इस रेज को हम लोग बोलते हैं आने वाली रेज। कौन सी रेज? आने वाली रेज। और जो रेज टकरा के वापस जा रही है उसको बोलते हैं जाने वाली रेज, हाँ कि ना। आप अपने हिसाब से देख लेना, इसको हम लोग बोलते हैं आने वाली किरण और इसको क्या बोलते हैं? जाने वाली किरण। अब ध्यान देना, एक मिनट, जो आने वाली रेज होता है इसका नाम रखा जाता है इंसिडेंट। इंसिडेंट रे, नाम बताओ कौन सा? बोल पाओगे? अगला बताओ। रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड नहीं, कौन सा बोलो? रिफ्लेक्टेड रे, ये जाने वाली किरण है, हाँ कि ना। अब जिस जगह पे ये टकराया है, इस बिंदु का क्या नाम है? इस पॉइंट का, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ बच्चा इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जिस पॉइंट पे आके ये बोले ना मिरर से टकराया है। अब एक कमाल की बात, बोले क्या, जहां भी आज के बाद पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दिखाई दे वहां पे हमेशा एक लाइन आप बनाओगे, और ये लाइन कहलाएगा नॉर्मल। क्या कहलाएगा बच्चा? बोले सर ये नॉर्मल क्या चीज है? नॉर्मल एक्चुअली में हाइपोथेटिकल लाइन है, ये सच में नहीं होता है, लेकिन आप मान सकते हो जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे पहले से ये बना हुआ नहीं रहेगा, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा या दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि ऐसा सच में होता है। बात समझ में आया कि सर जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उस जगह पे हम हमेशा नॉर्मल बनाएंगे। बोले सर नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक ऐसा हाइपोथेटिकल लाइन है जो हमेशा आपके मिरर के सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना एंगल बनाएगा बच्चा? 90 डिग्री का। जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है, बोले क्या मालूम है? जिस तरीके से आप लोगों को मालूम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना? बोलो 90 डिग्री है ना। उसी तरीके से आज से याद रखो, मिरर के सरफेस और उसके नॉर्मल के बीच एंगल हमेशा कितना? 90 डिग्री। बात समझ में आया? यदि मैं आपसे बोलता हूं कि ये हमारा मिरर है, तो बताओ इसका नॉर्मल किधर? बोलो
बोले सर इससे 90 डिग्री बनाने वाला जो लाइन होगा यही इसका नॉर्मल होगा, हाँ कि ना। यदि मैं बोलता हूं कि मेरा मिरर इस तरीके का है तो आप बोलोगे कि सर इस केस में अलग अलग पॉइंट पे नॉर्मल का डायरेक्शन अलग अलग होगा, इधर यहां है तो इधर यहां है, हाँ कि ना। इधर नॉर्मल का डायरेक्शन इधर है, इधर नॉर्मल का डायरेक्शन इधर है, हाँ कि ना। क्या बात समझ में आ गया? नॉर्मल का मतलब हमको सिर्फ देखना है जिस पॉइंट पे आप बात करो इस पॉइंट पे ये सरफेस से 90 डिग्री एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा। यदि ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो पक्का इसका नॉर्मल है। बोलो तो सर एक बात तो समझ में आया, बोलो क्या? आने वाली रेज का क्या नाम, जाने वाली रेज का नाम रिफ्लेक्टेड रे, और जहां पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो उसका वहां पे क्या बनाओगे? तो तीनों को आप लोग पहचान गए हो क्या? तो एंगल हमेशा हम लोग देखते हैं बच्चा किसके साथ? नॉर्मल के साथ। अब नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल जो होगा ये होगा एंगल आई, इसको बोलते हैं थीटा आई। बोलो ना, ये जो आप देखो थीटा तो समझते हो एंगल है, आई मतलब क्या? इंसिडेंस। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाँ कि ना। बोले सर जो जाने वाली रेज है उसका जो नॉर्मल के साथ बना हुआ एंगल है इसको क्या बोलते हैं? थीटा आर। और थीटा आर क्या होगा बच्चा बोलो? बोले सर थीटा आर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होगा बच्चा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ कि ना। कई बार आप देखोगे तो इसी थीटा आई को हम लोग नॉर्मली ऐसा भी लिख देते हैं, सिर्फ आई, एंगल आई का मतलब सेम बात। कई बार इसको हम लोग स्मॉल एंगल आर भी लिख देते हैं। क्या ये बात समझ में आ गया? तो आज के बाद जब कभी भी आपको ये सब चीजें दिखाई दे तो आप समझ जाना कि टोटल बात आपको समझ में आता है। अब ध्यान से सुनना, बोले क्या रिफ्लेक्शन क्या है? कि जब लाइट किसी सोर्स से निकल के आके टकराया, ध्यान से सुनना, क्या जब लाइट किसी सोर्स से आके, तो आपका मन कर रहा होगा कि सर एक बात पूछे क्या आपसे, यहां एक सोर्स है तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक रे निकल के यहां आई होगी? अरे भाई रेज तो करोड़ों आके टकराई है। हम लोग ऑप्टिक्स को आसान समझने के लिए हम लोगों का 1 से 2 रेज से काम चल जाता है, तो हम लोग 2-4 ही रेज उसमें से बनाते, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आया? तो हम किसी एक रेज पे बात करते हैं, करोड़ों रेज यहां से निकल के यहां की तरफ आती है लेकिन उसमें से किसी एक रेज को हम पकड़ के उस पर बात करते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आने वाली रेज इंसिडेंट रे, जाने वाली रेज रिफ्लेक्टेड रे, उसके बाद एंगल वगैरह समझ में आया। तो रिफ्लेक्शन का बच्चा 2 नियम है। कितना नियम है बोलो? 2 नियम। बोले क्या क्या नियम है? पहला नंबर नियम ये है, बोलो ना, आई बराबर क्या है? पहला नियम बोलो। बोले आई बराबर, अरे बच्चा पूरा नाम बताओ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा चाहे सरफेस कैसा भी क्यों नहीं हो, लेकिन यदि रिफ्लेक्शन हुआ है तो वहां एंगल आई और एंगल आर हमेशा बराबर होगा। जैसे अभी आपने बोला कि सर मान लो ये नॉर्मल है, ठीक है भाई, और यहां पे हम किसी सरफेस से इधर लाइट को ला रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर है, टकराने के बाद इधर गई, तो यहां से यहां तक जितना एंगल होगा बच्चा, यहां से यहां तक का भी एंगल, आने वाली जितना लेके आती है उतना लेके चली भी जाती है, पता है क्या? इसलिए ज्यादा लेने का नहीं है। बहुत बढ़िया। अब तुम लोग पक्का सोच रहा होगा कि दहेज तो नहीं लेना है, जितना लेके आएगी उतना लेके चली जाएगी। अब ध्यान से सुनना भाई, एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना है उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा होता है, हर एक केस में, चाहे सरफेस कैसा भी, उस बात से कोई बहस नहीं है, ये बात। दूसरा, और सर एक और नियम है। पहला नियम तो ये आपको समझ में आया ही, पहला नियम समझ में आया, पहला नियम समझ में आया। दूसरा बताओ क्या नियम है? सर 3 चीजें, एक तो आई, आई का नाम बताओ। आई मतलब क्या?
तुम लोग थक गया लगता है। थक गया। चलो भाई, एसी खराब हो गया। बहुत बढ़िया, वाह, बहुत ही बढ़िया। आई का नाम बता बच्चा। इंसिडेंट रे बच्चा। आई मतलब दो चीजें है, एक तो स्मॉल आई और एक कैपिटल आई। ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। जहां कहीं स्मॉल आई लिख दिया तो समझ लो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यदि कैपिटल आई लिख दिया तो इंसिडेंट रे। क्लियर। फिर इसके बाद बताओ, आई हो गया, उसके बाद एक और चीज है एन। एन क्या? नॉर्मल। और उसके बाद बोलो आर। आर क्या? रिफ्लेक्टेड रे। ये तीनों एक ही प्लेन में होगा, लाइज इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब हम लोग इतना पढ़ने के बाद रिफ्लेक्शन को फाइनल समझ चुके हैं। बोले क्या समझ चुके हैं? ध्यान से देखना बच्चा लोग, इधर नजर डालना। अब यहां पे एक सोर्स है बच्चा, ध्यान से फाइनल सुनो। यहां पे क्या है? एक। अब इस सोर्स से एक लाइट निकल के यहां तक आया, तो इस सोर्स से लेके यहां तक कौन सा मीडियम है? बोले सर एयर है क्या? तो ये टकराने के बाद इधर चला गया, तो ये कहां जा रहा है बोलो? बोले सर एयर में। तो रिफ्लेक्शन जब होता है तो क्या मीडियम चेंज करता है? तो अब आप रिफ्लेक्शन को ऐसे बोलोगे, जब लाइट एक प्लेन सरफेस पे इंसिडेंट करता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट के चला जाता है। जब लाइट किसी प्लेन सरफेस से टकराता है तो टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट के चला जाता है, और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन का दो नियम। पहला बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? और दूसरा बताओ, इंसिडेंट रे, दूसरा नॉर्मल, और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे। तीनों सेम प्लेन में। अब बोले सर ये सेम प्लेन वाली बात थोड़ा नहीं समझ में आया, ये तो 10वीं में भी समझ में नहीं आया था, यहां भी समझ में नहीं आया। देखो क्या, मैं आपसे बोलता हूं 1 मिनट के लिए, आया था क्या? बहुत ही बढ़िया, वाह। बोले सर यहां नहीं आया है, 10वीं में आया था। देखिए, मैं मानता हूं 1 मिनट के लिए हमारा छोटा सा क्या है, मिरर है। ए भी गरीब हो, पागल हो जाएगा तो क्या हो गया? ये मैं मानता हूं कि अपने पास एक छोटा सा मिरर है, बड़ा मिरर भी है, बोलोगे तो उखाड़ के लाएंगे उसको है ना? अब देखो, अब हमने क्या करा, इस प्लेन मैंने यहां पे लगा दिया इसको। आप क्या बोलोगे कि सर यहां आपने नीचे आधा लगाया तो इसका नॉर्मल निकल के ऐसे बाहर आ रहा होगा, तो ये नॉर्मल पक्का इस बोर्ड को ऐसे टच करते हुए ऊपर जा रहा होगा। सही है। पर यदि ये बोर्ड को टच करता हुआ नॉर्मल है, तो मैं एक लाइट को इस प्लेन सरफेस से इंसिडेंट करवाता हूं, इससे टच करता हुआ। तो यदि ये टच करके वापस आया है ना, आते समय इसको बोर्ड को टच किया है, तो जाते समय भी पक्का इस बोर्ड को टच करते हुए ही वापस जाएगा। ऐसा नहीं कि आते समय इधर से आया और जाते समय इधर चला जाए। इसको एक प्लेन में लाई करना नहीं बोलते। एक प्लेन में मतलब क्या समझे, कि जिस प्लेन में आते समय जिस प्लेन को टच करके ये आया है, जाते समय इसी प्लेन को टच करके वापस भी जाएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम। तो रिफ्लेक्शन का कितना नियम बच्चा? पहला नंबर बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ, और दूसरा नंबर बताओ, आई एन और आर तीनों सेम प्लेन में। अब देखो, ये इतना बात सभी बच्चे को मालूम होता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जितना भी बच्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सभी बच्चे को इतना बात मालूम होता है कि भाई आने वाली जाने वाली ये सब समझता है। बोले सर इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे अब पूछ लेता हूं, ध्यान से देखना। आप देखता हो कितने बच्चे का दिमाग चल पाता है।
मैंने आपको बोला कि एक रे है जो यहां से आई है, तो आप बोलोगे ठीक है सर ये आने वाली रेज है, नाम क्या? जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, क्या है बच्चा? पॉइंट ऑफ, वहां पे क्या बनाओगे? नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या किया? इधर वापस चला गया। ये कौन सा रे? आर, मतलब सर रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं थीटा आई, और इसको क्या बोलते हैं? थीटा आर। सही है क्या? या आप चाहो तो एंगल आई बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो बच्चा? एंगल। चाहो तो आप सीधा सीधा आई बोल सकते हो और सीधा सीधा आर भी बोल सकते हो। हाँ कि ना? अलग अलग जगह पे अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये तीनों सेम बात है। क्लियर हो गया? उसके बाद आपसे बोला जाता है कि बच्चा एक काम बताओ, एक बात बताओ, आपने रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा पढ़ा। बोले ठीक है, तो मुझे एक बात आपसे पूछना है। बोले क्या? लाइट एक वेव है, सभी बच्चे को मालूम है लाइट एक और वेव है, तो इसके पास एम्पलीट्यूड तो होगा। बोले ना? क्या होगा बोलो? एम्पलीट्यूड। दूसरा क्या होगा सर? वेवलेंथ। वेवलेंथ का नाम सुने हो? तीसरा बोले सर फ्रीक्वेंसी भी तो होगा, टाइम पीरियड भी होगा। टाइम पीरियड पे बहस नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड आप छोड़ दो, उसके बाद आ जाओ। बोले सर उसके बाद क्या? स्पीड, और एक और चीज लास्ट में इसका बात करो, आई। बोले ये क्या बात? पांचो क्या? ये आई क्या बच्चा? आई है आई का नाम बताओ। इंटेंसिटी किसको बोलते हैं? चमक समझते हो? जैसे आप 9 वाट का बल्ब जलाओ तो उसका चमक थोड़ा कम रहता है, और उसके बाद यदि आप 50 वाट जला दो तो चमक ज्यादा। दोनों में अंतर क्या रहता है? एक का इंटेंसिटी कम तो दूसरे का इंटेंसिटी ज्यादा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में? ध्यान से सुनना बच्चा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लाइट के रेज का या एक लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या हुआ बताओ? एक लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है। बताओ रिफ्लेक्शन के बाद क्या इस लाइट का एम्पलीट्यूड बदल जाएगा या वही रहेगा? यदि बदल जाएगा कि बढ़ेगा कि घटेगा बताओ? बोले सर जब किसी लाइट का, दूसरा क्वेश्चन, जब किसी लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, बताओ इसका लैम्डा बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा? फ्रीक्वेंसी बताओ बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा? स्पीड बताओ बढ़ेगा घटेगा उतना ही रहेगा? और इंटेंसिटी बताओ उतना ही रहेगा कि बदल जाएगा? पहला नंबर का सवाल है, जब किसी लाइट का, बहुत ज्यादा बातचीत हो रहा है आज तुमको पता है, जब किसी लाइट का बच्चा रिफ्लेक्शन हुआ, सोच के देखो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा? बोले सर अभी तक जितना आप पढ़ाएं उस हिसाब से इसका जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है। नहीं है क्या? बच्चा इतना ही पढ़ के जाता है और उससे ये सब चीजों पे बात कर लेता, बच्चा सोचता है कि यार ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। फिर बच्चे के दिमाग में आता है कि नहीं यार ऑब्जेक्टिव कोई अलग चीज होता है जिसको हमको अलग से याद करना पड़ता है। नहीं, जैसे अभी आप लोगों के दिमाग में ये बात होगा कि यार ऑब्जेक्टिव की तैयारी के लिए अलग से कोई ना कोई ब्रह्मास्त्र लेना ही पड़ेगा। कई सारे बच्चे तो आके बोलता है कि सर ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा किताब खरीदे। नहीं कुछ करने की जरूरत, सिर्फ ठीक से पढ़ लो बस। एक काम, पेज फिजिक्स ज्वाइन करो। वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वाह ये हो गया। देख पीछे वाला बेंच टूट जाएगा हमको लगता है, अब टूटेगा तो उसका खर्चा पक्का तुम ही लोगों से लेंगे तब समझ में आएगा। देखो बोले सर एक बात बताओ, इसमें से अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा उसमें से तो पता ही नहीं चल रहा है कि सर स्पीड बढ़ेगा घटेगा कि उतना ही रहेगा कि कैसे होगा। अभी तक हम लोगों को मालूम
नहीं है। अब ध्यान से सुनो मेरी बातों को, ये सब कुछ आप आंसर बता सकते हो, जितना मैंने पढ़ाया उस हिसाब से आप सब कुछ जानते हो। बोलो क्या जानते हैं सर? देखो एक मिनट, एक मिनट ध्यान से सुनो। क्या सभी बच्चे को पता है स्पीड होता है एन लेमडा? कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, याद है? स्पीड कितना? एन इंटू लेमडा, सभी बच्चे को मालूम है ना? तो बच्चा मुझे बताओ, आप इतना जानते हो कि आते समय ये एयर में आया था और जाते समय भी ये एयर में गया है। यदि ये वाटर से चल के आता तो वाटर में ही जाता, हाँ कि ना? तो एक बात समझ में आया, रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के एक चीज कभी नहीं बदलता, वो है मीडियम। क्या नहीं बदलता बोलो? जब मीडियम चेंज ही नहीं हुआ तो इस लाइट का कभी स्पीड चेंज, और यदि स्पीड चेंज नहीं हुआ तो सर जब एलएचएस में कोई चेंज नहीं हुआ तो पक्की बात है आरएचएस में कोई चेंज, हाँ कि ना? क्योंकि आरएचएस वाला बदल जाएगा तो इसको बदलना चाहिए। बोलो तो सर तीन चीजों पे तो आप मोहर लगा दो कि ये बदलने वाला नहीं है। जब किसी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो ना तो इसका फ्रीक्वेंसी बदलता है, फ्रीक्वेंसी मतलब एन, एफ लिखो या एन लिखो, हाँ कि ना? ना तो इसका फ्रीक्वेंसी बदलेगा और ना ही इसका वेवलेंथ बदलेगा और ना ही इसका स्पीड बदलेगा। ये तीन चीजों में कोई चेंज होने से रहा, हाँ कि ना? अब बच गया दो और इंपॉर्टेंट बात, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी बचा। आप सभी को मालूम है कि यदि ये रेज यहां पे 100% आया है, कितना परसेंट आया बच्चा? तो ये यहां पे कितना पहुंचा होगा सर? ये 98% या 99% आया है, हाँ कि ना? भले 1% कम गया या 2% ही कमा, लेकिन 2% घट तो गया है ना। तो जब यहां 100 रेज आया और यहां 99 पहुंचा, एक रेज घट गया, तो पक्की बात है इंटेंसिटी थोड़ा सा कम जाएगा, चमक थोड़ा सा। और हम लोग जानते हैं, अभी तो आप नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। क्या होता बच्चा? एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। क्या ये बात समझ में आया? यदि इंटेंसिटी घट गया तो एम्पलीट्यूड को भी घटना चाहिए। तो दो चीजें बदल जाता है और वो है क्या बोलो? एक तो एम्पलीट्यूड और दूसरा, और दोनों घट जाता है, हाँ कि ना? दोनों क्या हो जाता बच्चा? घट जाता है। उसके बाद एक बात और पूछा जाता है आपसे, यदि मान लो कि एम्पलीट्यूड 2% घट गया तो बताओ इंटेंसिटी कितना परसेंट घटा होगा? उसका स्क्वायर परसेंट। यदि 1% इंटेंसिटी घटा होगा तो एम्पलीट्यूड कितना, सॉरी एम्पलीट्यूड 1% घटा होगा तो इंटेंसिटी कितना? 2%। और यदि एम्पलीट्यूड 2% घटा होगा तो इंटेंसिटी 4% घटा होगा। तो क्या ये बात समझ में आया? लेकिन जब स्मॉल चेंज होगा तभी आप स्क्वायर करना, स्मॉल से ज्यादा होगा तो स्क्वायर करने से आंसर नहीं आएगा। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन में यही आपसे पूछा ही जाता है। मुझे बताओ रिफ्लेक्शन क्लियर हो पाया है? जब लाइट किसी, क्या क्लियर हुआ? फिर क्या क्लियर हुआ बताओ ना? जब लाइट किसी सरफेस से टकराता है, बोलो, जब लाइट किसी सरफेस से तो टकराने के बाद उसी माध्यम में या उसी मीडियम में लौट के आता है, हाँ कि ना? और इसी घटना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कितना नियम है इसका बताओ? कौन कौन सा? पहला नंबर, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, और दूसरा नंबर आई एन और आर तीनों क्या होगा? सेम प्लेन में होगा। क्लियर है? तो भाई सब रिफ्लेक्शन के बाद क्या क्या नहीं बदलता बताओ? पहला नंबर फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज। देखो फ्रीक्वेंसी जो है ना बच्चा, एक्चुअली में कलर का फैक्टर है। किसका फैक्टर है? जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुआ तो इसका ये मतलब है कि आप एक मिरर लो और रेड कलर के लेजर लाइट को इस पे गिराओ, और टकराने के बाद जो वापस जाएगा वो भी कौन सा कलर होगा? कलर का भी चेंज। तो इसलिए ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी का मतलब, कई बार इसको ऐसे भी पूछ देता, बताओ दूसरा कलर हो जाएगा कि तीसरा कलर हो जाएगा? कलर चेंज होने वाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी चेंज। रखते इतना बच्चा, मिलते कल आ जाओ।
ज्यादा हो गया।